Hello students, today we are going to cover some very important case laws for the CA Foundation Business Law subject on the topic the Companies Act 2013। तो आज का हमारा पहला केस लॉ है मकोरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब देखिए मकोरा एक पर्सन है जो कि है ना एक शेयर होल्डर है एक टिम्बर कंपनी का। तो ये होल्ड करता है ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर ऑफ दैट टिम्बर कंपनी एक्सेप्ट वन, यानी एक शेयर को छोड़ के सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो इस मकोरा के पास ही हैं। साथ के साथ शेयर होल्डर होने के साथ वो इस टिम्बर कंपनी का मेजर क्रेडिटर भी है। अब मकोरा क्या सोचता है, वो इस टिम्बर एक तरीके की लकड़ी है तो इसका इंश्योरेंस लेता है। वो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का नाम है नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो मकोरा इस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है इसका लकड़ी का टिम्बर का इंश्योरेंस निकलवाने के लिए। अब यहाँ पे एक मेन लाइन है कि जो मकोरा है वो कंपनी की टिम्बर है, ये कंपनी का असेट है। कंपनी की टिम्बर का इंश्योरेंस अपने नाम पे करवाते हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इंश्योरेंस जो लिया हुआ है मकोड़ा ने वो अपने नाम पे लिया हुआ है, जबकि जो टिम्बर है वो असेट है, कंपनी की टिम्बर है, ये कंपनी का असेट है। तो क्या होता है, अब जो टिम्बर है जो लकड़ी थी वो मतलब आग से जल जाती है। अब मकोड़ा को लगता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि उसको ऐसा पता है कि उसने इंश्योरेंस ले रखा है इस टिम्बर का, तो वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए आगे एप्लीकेशन दे देता है इस इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन अब जैसे ही वो एप्लीकेशन डालता है तो उसका ये इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनी है जिसका कि नाम था नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो ये आर्ग्यू करती है, वो ये क्लेम करती है क्योंकि जो टिम्बर थी वो कंपनी की असेट थी, ना कि मकोरा की इंडिविजुअल असेट थी। और मकोरा ने जो इंश्योरेंस करवा रखा है वो खुद के नाम पे करवा रखा है, जबकि वो असेट कंपनी की थी। तो इस तरीके से उसका रिजेक्ट क्लेम हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम। तो इसलिए डिसीजन आता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो लायबल नहीं थी क्लेम को मीट करने के लिए, बिकॉज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ओन्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी। क्योंकि जो टिम्बर थी, जो लकड़ी थी, वो कंपनी की टिम्बर थी। ऑल्दो मकोरा वाज होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स, फिर भी अगर 100% शेयर्स भी मकोरा के पास होते तो भी इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम नहीं मीट आउट करती। क्यों? क्योंकि जो असेट थी, जो टिम्बर थी, वो कंपनी की थी, जबकि मकोरा ने जो इंश्योरेंस निकलवा रखा था वो खुद के नाम पे निकलवा रखा था, जबकि इसको लीगली कोई राइट नहीं है, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स और शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग है। तो फॉर ही हैज नो लीगल इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम, यानी कोई भी लीगल राइट भी नहीं है इस मकोरा का कंपनी के एसेट के ऊपर, और उसके रिलेटेबल राइट भी नहीं है। हेंस इन दिस केस सिंस द टिम्बर वाज नॉट इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम, कंपनी के नाम पे ही इंश्योरेंस होता तो बिल्कुल वो इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम को मीट आउट कर देती। इसलिए मकोरा कुड नॉट क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इसका डिसीजन था, ये इसका कंक्लूजन है। अब इसमें मेन की पॉइंट आपको हाईलाइट करते हुए लिखना है कि फीचर्स, वन ऑफ द फीचर ऑफ द कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी बिल्कुल अलग लीगल एंटिटी है उसके शेयर होल्डर से, और मेंबर्स बिल्कुल अलग हैं, और कंपनी के बिल्कुल अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी का यहाँ पे कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क डिसीजन। अब देखिए सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड। अब इसमें सालोमन तो एक पर्सन है और सालोमन कंपनी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि सालोमन का पहले एक खुद का बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने नाम से। अब वो क्या करता है, टू एक्सपेंड हिज बिजनेस वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लेता है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब इस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो वो खुद, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और उसकी बेटी मिलके 7 टोटल पर्सन हो जाते हैं। तो वो एक सालोमन एंड कंपनी क्रिएट कर देते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। इस तरीके से एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जिसमें वही पूरी पूरी फैमिली होती है एज 7 सब्सक्राइबर, 7 मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी। अब क्या होता है, तो वो क्या करता है, कुछ शेयर्स ले लेता है और कुछ अपने नाम पे वो डिबेंचर्स ले लेता है। डिबेंचर्स 10,000 पाउंड के ले लेता है और ऑफ द कंपनी। तो ये एक तरीके से सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया कंपनी का सालोमन। अब क्या होता है कि अब बाद में जो कंपनी होती है वो लिक्विडेशन में चली जाती है किसी जनरल ट्रेड डिप्रेशन के कारण, यानी कुछ काम ढंग से नहीं चल रहा होता है। तो जो कंपनी होती है, ध्यान से समझिएगा, वो कंपनी लिक्विडेट होने पे आ जाती है। अब जब लिक्विडेशन हो रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ डिबेंचर भी ले रखे होते हैं, तो वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में आ जाता है सालोमन खुद। तो जब लिक्विडेशन हो रहा होता है तो जितने भी बचा हुआ होता है असेट्स कंपनी के, तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं पहले उसका नंबर आता है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन था, सालोमन था, क्योंकि उसने कंपनी के डिबेंचर ले रखे थे, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गया। उसके बाद अगर कुछ क्लेम बचता था तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जाता, लेकिन उस कंपनी के पास कुछ बचा नहीं था, तो जितना भी असेट्स थे कंपनी के वो सालोमन के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था। तो अब क्या होता है, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं
तो वो आर्ग्यू करते हैं, कंटेंट करते हैं कि क्योंकि तो जो कंपनी थी वो तो कंपनी एक तरीके से फॉर्ज कंपनी थी, शाम ट्रांजैक्शन था, क्योंकि उसमें खुद ही तो फैमिली मेंबर्स थे, सातों के सातों खुद थे, 4 बेटे 1 बेटी, उसकी वाइफ और वो खुद, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर था। जो कंपनी थी एक तरीके से एजेंट थी सॉलोमन की खुद की, तो वो खुद ही अपनी कंपनी से पैसे निकाल देगा, तो ये तो गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने कंटेंट किया कि जितना भी उस कंपनी का पैसा बचता है वो पहले इसको सॉलोमन को एज सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मिलके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद की उसकी कंपनी थी, जो पैसा बच रहा है वो पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए था। तो लेकिन कोर्ट का डिसीजन क्या होता है स्टूडेंट? ये तो हो गया फैक्ट ऑफ द केस। अब डिसीजन ये आता है, हेल्ड इन दिस केस क्लियरली एस्टेब्लिश द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, यानी भले ही वो सातों फैमिली मेंबर ने मिलकर ये कंपनी बनाई हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन फिर भी एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, तो उसका खुद का लीगल एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। एज रिजल्ट अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, यानी इसके हिसाब से जो सॉलोमन था, भले ही उसकी फैमिली ने खुद ने मिलकर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट की हो, लेकिन क्योंकि वो खुद भी एक शेयर होल्डर था सॉलोमन एंड कंपनी का, तो क्योंकि लॉस इस कंपनी को हुआ था, उसको पर्सनल कैपेसिटी में सॉलोमन को लॉस नहीं हुआ था, तो ये इस लॉस को, कंपनी के लॉस को बियर नहीं करेगा। तो ये इसका जजमेंट आया था कि ऑल्दो जो कंपनी जजेस ने बोला, दो ही होल्ड्स, यानी सॉलोमन ने भले ही वर्चुअली सारे के सारे शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी थी क्योंकि उसकी खुद की फैमिली थी, द होल लॉ कॉर्पोरेशन इज इन द फैक्ट ऑफ द फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, यानी कौन सी थ्योरी पे? सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी की थ्योरी पे, कि भले ही वो सॉलोमन अलग है, सॉलोमन एंड कंपनी अलग है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ध्यान रखना है, दूसरा कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आपको जरूर लिखना है। अब यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी है, द टर्म कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर्स के जितने भी कंपनी है, दे आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी, जितने भी लॉसेस होंगे, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, जितनी भी डेट होंगे उस कंपनी से रिलेटेड, वो मेंबर शेयर होल्डर बॉन्ड नहीं करेगा, वो इंसुलेटेड रहेगा उस कंपनी के लॉसेस से। तो ये इस कोर्ट इसका जजमेंट आया था, डिसीजन आया था। नेक्स्ट केस जो है दिनशॉ मैकेंजी पेटेट का। अब देखिए ये एक असेसी था जो कि अर्न कर रहा था ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। तो इसने क्या किया, इस इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम पे टैक्स देने से बचने के लिए इसने 4 बोगस कंपनीज बनाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि खुद ही इसको डील कर रहा था। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपस में कोई कैपिटल नहीं थी इंडिविजुअली, और इसमें ना तो कोई ट्रांजेक्शन थे। तो ये भी क्या कर रहा था, उसके जो इन्वेस्टमेंट थे, अब ये 4 कंपनीज इसने बना दी। अब जितनी भी इसके इन्वेस्टमेंट थे, इसने दिनशॉ मैकेंजी पेटेट ने इन चारों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अब इस कंपनीज के थ्रू वो करने लगा, और इसके बिहाफ पे इसने इन चारों कंपनीज के कुछ कुछ शेयर्स कर लिए। तो इसने इस अकॉर्डिंग इसमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया इंटरेस्ट का, अपनी इन्वेस्टमेंट का, कि जितनी भी इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आएगी इन चारों कंपनियों में बट जाएगी, जिससे कि इसको पर्सन को भी, दिनशॉ मैकेंजी को भी इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ना ही इन कंपनीज के ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आएगी। तो इस अकॉर्डिंग उसने ये पूरा ट्रांजेक्शन किया था। तो अब डिसीजन क्या आया इसका? आप देखिए, दिस वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट जेन्युइन कंपनी। ऑब्वियसली ना तो इस कंपनी के कोई कुछ अपने ट्रांजैक्शन थे, ना ही इनकी कोई कैपिटल थी। जो भी दिनशॉ मैकेंजी की वो इन्वेस्टमेंट थी वो आगे इनको ट्रांसफर करते थे, और इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट और डिविडेंड कंपनी अर्न करती थी वो वापस सर्कुलेट होके एज लोन ही दिनशॉ मैकेंजी पेटेंट के पास जा रहा था। यानी वो सेम इनकम पे टैक्स देने से बचने के लिए ही इसने ये पूरा ट्रांजेक्शन किया था। अब यहाँ पे डिसीजन आया कि ये कंपनी से जेन्युइन नहीं है, बट मियरली द असेसी हिमसेल्फ डिसगाइडेड अंडर द लीगल एंटिटी, यानी इसने दिनशॉ मैकेंजी ने इस लीगल एंटिटी के कंसेप्ट का फायदा उठाने के लिए ये 4 फेक कंपनीज बनाई है टू डाइवर्ट हिज इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स देने से बचने के लिए उसने ऐसा किया है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्राइवेट कंपनीज वर शाम, यानी बिल्कुल बोगस थी और फॉर्ज थी। द कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये चीज आपको लिखनी है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। तो टर्कवांड जो था स्टूडेंट्स वो लिक्विडेटर था ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी थी, और ये रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी को, यानी इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को कोई लिमिट सैंक्शन की हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ अ बॉन्ड गिवन बाय दिस कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो बॉन्ड दिया गया था स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड साइन किया गया था बाय द 2 डायरेक्टर्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी। अब क्या हुआ, जब इसका वैलिड क्लेम आया, अब ये बॉन्ड इशू करने देखने के बाद इस बैंक
बैंक को ये बिल्कुल प्रॉपर बॉन्ड लगा, क्योंकि जैसा एओए में लिखा गया था 2 डायरेक्टर्स 1 कंपनी सेक्रेटरी, वैसी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफिल हो रही थी। तो इस बेसिस पे इस बैंक ने कंपनी को लोन इशू कर दिया, लिमिट सैंक्शन कर दी। अब यहाँ पे जब ये पेमेंट देने की बारी आई तो कंपनी ने ये पेमेंट नहीं किया बैंक को, ये कह के कि ये जो बॉन्ड था वो ही बिल्कुल वैलिड नहीं था, क्योंकि कंपनी ने एओए में लिख तो रखा था कि डायरेक्टर्स यहाँ पे बॉन्ड दे सकते हैं, लेकिन कितनी अमाउंट तक वो बोरो कर सकते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे वो ऑथोराइज नहीं किया गया था। तो रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, यानी कंपनी ने रेजोल्यूशन तो पास किया गया था बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर्स कुड बोरो। तो ये कह के उन्होंने इस बैंक का क्लेम रिजेक्ट कर दिया, उनको वापस उनका पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे इसलिए इस बैंक ने इस कंपनी के ऊपर केस किया गया था। यहाँ पे डिसीजन ये आया दैट द बॉन्ड वाज वैलिड, यानी जो बैंक का क्लेम था वो बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स दी टर्म्स, क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया था, जो लिमिट सैंक्शन की थी, वो प्रॉपरली एओए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए की थी, यानी जो भी एओए में लिखा हुआ था। तो एज पर दी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बैंक को बिल्कुल नॉलेज थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या है उन डायरेक्टर्स की, क्या उसकी लिमिट्स हैं। तो उसी के बाद उन्होंने वो लोन इशू किया था, तो वो बिल्कुल उसको क्लेम कर सकते हैं। ही सेड द बैंक वाज डीम्ड टू बी अवेयर, तो बैंक बिल्कुल अवेयर था यहाँ पे। बट द बैंक कुड नॉट बी, यहाँ पे की लाइन ये है, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस वर पास्ड, यानी बैंक को इतनी नॉलेज होना तो ठीक है, जो कि पब्लिक नॉलेज में है, एओए में जितना लिखा हुआ है उतना बैंक को पता हो सकता है, लेकिन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की वर्किंग के बारे में बैंक को कैसे पता चलेगा। दिस इज नोन एज द इंडोर मैनेजमेंट, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई किया जजेस ने, और बताया कि यानी बैंक को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में जानकारी लेने की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं थी। बैंक को एओए के अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन लेना था, जो कि बिल्कुल वैलिड था। तो बैंक यहाँ पे अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है। तो यहाँ का कीवर्ड था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, यहाँ पे रूल लगेगा, जो कि है एक एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे केस लॉ की सीरीज। तो आई होप आपको समझ में आई हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।